हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। मैं फिर से एक बार सुबह सुबह आपके साथ मौजूद हूं कोल माइन रेगुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 16 से लेकर रेगुलेशन नंबर 22 तक। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 22 तक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तक का 15 तक का एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया है रेगुलेशन 15 तक का, तो उसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप आइएगा रेगुलेशन नंबर 16 के एमसीक्यू को सॉल्व करने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने पिछले क्लास का कुछ टॉपिक रिवाइज करा देता हूं, चैप्टर 3 का कुछ रेगुलेशन रिवाइज करा देता हूं। रेगुलेशन नंबर 10 है हमारा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। रेगुलेशन नंबर 11 है सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड। रेगुलेशन 12 है एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर। 13 है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 14 है एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। 15 है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 16 से 22 तक का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 16 है हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यदि आपको सर्वेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है तो आपके पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का होना चाहिए, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी रेगुलेशन का। अगर कैंडिडेट थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल सर्वे का क्लास किया है, ठीक है, वो भी ऐसा इंस्टीट्यूट से किया है जो बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, तब सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने के लिए उसको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको क्या है, वो किसी इंस्टीट्यूट में, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल सर्वे का एक्सपीरियंस लिया है जो इंस्टीट्यूट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, तो उसको सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 2 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट से करेगा तब नहीं होगा, वो इंस्टीट्यूट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ। रेगुलेशन नंबर 17 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सरदार सर्टिफिकेट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फील्ड कैंडिडेट को कितना एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा वाले को नहीं, फील्ड वाले को। जिन्होंने फील्ड कैंडिडेट मतलब मैंने कल आपको बताया था, जिन्होंने ना ही तो डिप्लोमा किया है और ना ही उन्होंने डिग्री किया है, वो 12th देके इंटरमीडिएट देके माइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, सरदार बनना चाहते हैं, तो सरदार सर्टिफिकेट लेने के लिए उनको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड कैंडिडेट को। अब यही बात अगर डिप्लोमा कैंडिडेट पे आए तो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट को सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भले ही टॉपिक आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब पे वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे और कब कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग से, अक्सर क्या होता है कि इजी क्वेश्चन ही दिमाग से निकल जाता है, हार्ड क्वेश्चन दिमाग में बने रहता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को आप ध्यान देके और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट को सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसे कैंडिडेट को जिन्होंने डिप्लोमा किया। और वो एक्सपीरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीपीटी। जो कल मैंने बताया था, सारा एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद। जैसे ही डिप्लोमा खत्म होता है वो 1 साल का पीडीपीटी करते हैं और वही पीडीपीटी काउंट होता है उनके एक्सपीरियंस में और उनको मिलता है सर्टिफिकेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन है हमारा रेगुलेशन नंबर 18 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए देख लिया हमने, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए देख लिया एक्सपीरियंस, सरदार सर्टिफिकेट के लिए देख लिया एक्सपीरियंस। अब देखते हैं इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है इसका, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने दिनों का होना चाहिए। किसको, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर को, जिनको वो सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन देना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 4 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 5 ईयर।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वैसे पर्सन को जिनको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है, क्वेश्चन नंबर 2, कि वो 1 साल का एक्सपीरियंस कहां होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग वाइंडिंग इंजन, कि वो 1 साल तक वाइंडिंग इंजन को चलाया हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि वो किसी एक्सपीरियंस्ड वाइंडिंग इंजन मैन का 1 साल तक असिस्टेंट बन के रहा हो, या फिर आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी चलेगा, कि वो खुद वाइंडिंग इंजन 1 साल तक चलाया हो या 1 साल तक एक एक्सपीरियंस्ड वाइंडिंग इंजन मैन का सपोर्टर बन के असिस्टेंट बन के रहा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर वो असिस्टेंट बन के भी 1 साल तक रहा है लेकिन किसी एक्सपीरियंस्ड वाइंडिंग इंजन मैन के साथ रहा है तो बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज रेगुलेशन नंबर 19। बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई गई कोई सा भी एग्जाम आप मैक्सिमम कितने बार दे सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन छूट गया, इसमें ऐड कर लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर ई होगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 9, ऑप्शन नंबर ई है 7। टोटल आप कितने बार कोई भी एग्जाम को दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 7 बार। कोई भी एग्जाम हो, गेस्ट टेस्टिंग हो, ओवरमैन हो, सरदार हो, मैनेजर हो, कोई भी एग्जाम हो बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसको आप मात्र 7 बार दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। चलिए रेगुलेशन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, आप हेडिंग भी टाइटल भी याद करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, कोई भी सर्टिफिकेट देने के लिए फी कौन डिसाइड करेगा कि इस सर्टिफिकेट का हम इतना फी लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है बोर्ड। तो जाहिर सी बात है बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया हुआ एग्जाम है तो फी कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फी सबमिट कर देने के बाद किस कंडीशन में फी वापस हो सकता है, मतलब किस कंडीशन में बोर्ड फीस को वापस कर सकता है, एक सेकंड, किस कंडीशन में फीस को वापस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एग्जाम से पहले अगर कैंडिडेट का डेथ हो जाए तो वापस कर देगा। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी कंडीशन में वापस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यदि कोई भूल से पे कर दिया हो तब वापस हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए और सी, एग्जाम से पहले जो कैंडिडेट फॉर्म भरा है उसका मृत्यु हो जाए या फिर भूल से पे कर दिया हो तो वापस हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, दोनों में से किसी कंडीशन में वापस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ। रेगुलेशन नंबर 21 के एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अब एक्सचेंज सर्टिफिकेट क्या है, इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, मैनेजर सर्टिफिकेट एक्सचेंज के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडियन माइंस में कितने दिन का होना चाहिए। आपको अगर मैनेजर सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडियन माइंस में आपको कितने दिन का होना चाहिए तभी वो एक्सचेंज होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 2 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलेशन, आज के नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या है, रेगुलेशन नंबर 22 से इससे ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ इसका हेडिंग लिख दिया है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इसमें बताया क्या जा रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है वो बोर्ड को ये सेटिस्फाई कर दे कि उसका जो मतलब सर्टिफिकेट है वो बिना फॉल्ट का गुम हो गया है, उसके बिना फॉल्ट का उसका कोई ये नहीं था, रीजन नहीं था गुम होने का, लेकिन फिर भी गुम हो गया है, ये जस्टिफाई कर दे तो बोर्ड उसको क्या देगा, एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा और उस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा कि ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। रेगुलेशन नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया। कल का जो हमारा रेगुलेशन होने वाला है 23, 24, 25 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस कोल माइन रेगुलेशन सीरीज में बने रहिए और हमारा चैनल को देखते रहिए, विजिट करते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं शाम के अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।